नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 10 के विषय गृह विज्ञान के अध्याय 9 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसका नाम है कपड़ों की देखरेख एवं उसका रखरखाव। यह पाठ जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये जो भाग है वह दूसरा भाग है। इस पाठ का आधा भाग हम पहले पढ़ चुके हैं और ये जो भाग है वह दूसरा भाग है। और अभी तक हमने जो पहला भाग था उसमें यही पढ़ा है कि किस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार के जो कपड़े हैं वह पहने हुए हैं और किस प्रकार से हमें उन्हें सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है और किस प्रकार से हमें उनका उपयोग करना है। वस्त्र को पहनते समय अवांछित दाग धब्बे या निशान वस्त्र पर लग जाते हैं तो वह दाग कौन कौन से प्रकार के होते हैं, उनका किस प्रकार से वर्गीकरण किया गया है और कौन कौन से अभिकर्मक हैं या तकनीक है जिनका उपयोग हम उन दाग धब्बों को हटाने के लिए करते हैं। और प्रत्येक जो दाग धब्बे हैं इनका भी हमने विस्तार से अध्ययन किया था कि किस प्रकार के दाग को किस विधि से हटाना है और किस अभिकर्मक का हमें उपयोग करना है। साथ में हमने ये भी अध्ययन कर लिया था कि दाग धब्बों को हटाते समय किस प्रकार की सावधानी हमें रखनी चाहिए। तो आज हम इस पाठ में आगे बढ़ेंगे और ये अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार की धुलाई विधि का उपयोग आप कर सकते हैं। कपड़ों को उपयोग में लेने के पश्चात में धुलाई के अलग अलग चरण कौन कौन से होते हैं और विशेष वस्त्रों की धुलाई किस प्रकार से की जानी चाहिए, इसका अध्ययन हम इस पाठ के इस भाग में करेंगे। तो चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं धुलाई की अलग अलग विधियां कौन कौन सी होती है या धुलाई की जो प्रक्रिया है उनमें कौन कौन से चरण सम्मिलित होते हैं। तो ये है धुलाई की प्रक्रिया के विभिन्न चरण जिन्हें आप जानते ही होंगे, जैसे कि है भिगो कर रखना, धोना, रगड़ना, निचोड़ना, सुखाना, इस्त्री करना, फिर उन्हें संभालना। तो ये धुलाई प्रक्रिया के अलग अलग चरण हैं जिनका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिसमें सबसे पहला है भिगोना। तो जब भी हम कपड़े धोते हैं उन्हें कुछ समय के लिए भिगो कर रखते हैं। क्यों भिगो कर रखते हैं? ताकि जो दाग धब्बे उस पर लगे हुए हैं, जो धूल मिट्टी उस पर लगी हुई है वह भीग जाए और ठीक प्रकार से और जल्दी से, कम मेहनत से वह दाग धब्बे निकल जाए या धूल मिट्टी जल्दी से निकल जाए वस्त्र पर से। तो सबसे पहले कपड़ों को पानी में भिगो कर रखेंगे, जिसमें कि क्या होगा, गैर चिकने मैल के कारण जो पानी है उसमें कपड़े में से निकलकर पानी में घुल जाएंगे और कपड़ों को आधे घंटे से अधिक के समय के लिए हमें पानी में भिगोकर नहीं रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, ज़्यादा समय के लिए अगर आपको भिगो कर रखेंगे तो क्या होगा, जो कपड़ों पे से जो निकला हुआ मैल है वह वापस से कपड़ों पे चिपक भी सकता है, इसलिए भिगो कर रखना जरूरी है कपड़ों पर। फिर हम बात करेंगे दूसरे चरण की, जिसमें है धोना, यानी कि वस्त्र जो आपने भिगो कर रखा था उसे आपको धोना होगा। भिगोए हुए वस्त्र को धोने के लिए आप कई तरीके काम में ले सकते हैं, जैसे कि धुलाई की जो अलग अलग पद्धतियां हैं। जैसे अलग अलग पद्धतियां कौन सी है? घर्षण पद्धति। इसमें क्या होगा, मजबूत और कपड़े जो होंगे जैसे कि सूती या लिनन के कपड़े, उन्हें इस पद्धति से धोना उपयुक्त होगा। क्यों उपयुक्त होगा? क्यों? वह मजबूत है, उसे आराम से आप घिस सकते हैं, रगड़ सकते हैं, वह फटेंगे नहीं जल्दी से। इसके भी 3 तरीके हैं, जिसमें हाथों से रगड़ना है। अब हाथों से रगड़ने के लिए सूती और लिनन के वस्त्र उन्हें हाथों से हम रगड़ेंगे। हाथों से रगड़ने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो छोटे भाग होते हैं, छोटे मेले भाग होते हैं वस्त्र के, उन्हें ही हम रगड़ते हैं। जैसे कि कॉलर है, हाथों पर जो कफ है वो वाला भाग है, उसी तरह से बैठने का जो हिस्सा होता है वो वाला भाग है, वह धूल के संपर्क में ज़्यादा होते हैं। बच्चे जब खेलते हैं तो घुटनों पर भी दाग धब्बे लग जाते हैं, तो उसे भी जल्दी से रगड़ना होता है। सबसे पहले छोटे भागों को ही हम रगड़ेंगे हाथों से। इसके लिए कपड़ों के धोने की ये सबसे सामान्य पद्धति है। इसमें कपड़ों के मैल लगे भाग को और अपने हाथों से मजबूती के साथ तब तक रगड़ेंगे जब तक कि मैल निकल ना जाए। यह पद्धति कपड़ों के अत्यधिक मैले तथा बहुत छोटे भाग को साफ करने के लिए ही उपयुक्त होती है। जैसे मैले भाग मैंने आपको उदाहरण के लिए बताया, उनके लिए ही ये पद्धति ज़्यादा उपयुक्त है। फिर है ब्रश रगड़ना। अब ब्रश रगड़ना, पहले तो आपने हाथ से रगड़ा है, ठीक है, लेकिन कई भाग ऐसे होते हैं जिस पर आपको ब्रश भी रगड़ना होता है। जैसे कि वस्त्र के ऐसे भाग जो कि बड़े हैं उन पर आप ब्रश रगड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए बेडशीट है, पर्दे हैं, तकिए कवर हैं, इन पर आपने ब्रश काम में लिया है। तो रसोई में आप जो काम में ले रहे हैं वह कपड़े भी इसमें शामिल होते हैं। तो रसोई में सफाई के लिए प्रयोग में होने वाले डस्टर से मैल, चिकनाई और दाग निकालने के लिए ब्रश प्रयोग में लिया जाता है, क्योंकि इसमें लगा मैल और दाग बहुत गाढ़े होते हैं जो कि हाथ से मसलने पर, रगड़ने पर नहीं निकलते हैं। तो ब्रश रगड़ने की प्रक्रिया जो है कपड़े की प्रकृति के आधार पर ही अपनानी चाहिए,
नरम नाजुक कपड़े के लिए आपने अगर ब्रश को काम में लिया है तो कपड़ा जल्दी फट भी सकता है। जैसे कि आपने देखा होगा जो कॉलर का हिस्सा है यहाँ पर से कपड़े जल्दी फट जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम ब्रश को रगड़ने के काम में ले रहे हैं, तो जल्दी से कॉलर का जो हिस्सा है वह जल्दी से फट जाता है कपड़े का। फिर हम बात करेंगे थापी से कूटना। थापी से कूटना यानी कि लकड़ी का आपने डंडा देखा होगा जो कि हम धोने के लिए काम में लेते हैं। तो इनको हम कब काम में ले रहे हैं, जब बड़े कपड़े जैसे कि चादर तौलिया आदि को धोने के लिए लकड़ी की थापी का आपने काम में लिया है, जिससे कपड़ों को पीट कर उन्हें रगड़ा जाता है। कपड़ों को फर्श पर फैला लेंगे और उस पर साबुन लगाएंगे और उसे थापी से पीटें और दूसरे हाथ से कपड़ों की सतह को निरंतर बदलते रहें। यानी कि एक हाथ से तो आप लकड़ी का जो डंडा था वो आपने काम में लिया है पीटने के, और दूसरे हाथ से आपने उसको पलटा है। एक हाथ से आपने कपड़े को पलटा है और दूसरे हाथ से उसको पीटा है। इस तरह से आपने थापी से कूट कर भी अलग अलग प्रकार के कपड़ों को धो सकते हो। फिर है मसलना। अब मसलना, निचोड़ना, इस पद्धति का आप उपयोग कहाँ कर रहे हो, जो कि नरम नाजुक कपड़े होते हैं इन्हें आप हल्के हाथ से मसल कर निचो कर ही साफ कर सकते हो। नाजुक कपड़ों के लिए जैसे कि रेशमी, ऊनी और रेयन के कपड़ों के लिए इसका उपयोग किया है। इस प्रक्रिया में कपड़ों को साबुन के घोल में आपने डबो कर रखा है, फिर उसे बाहर निकाला है, फिर उसे कोमलता से निचोड़ा है और दोबारा साबुन के घोल में डाला है। इसलिए ये विधि हम कब काम में ले रहे हैं, जब कपड़े नाजुक प्रकृति के, कोमल प्रकृति के हैं, तभी आपने ये विधि काम में ली है। फिर साथ ही आपने मेल वाले भाग को भी अपने दोनों हाथों के बीच में कोमलता से रगड़ते रहेंगे। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराते रहेंगे जब तक कि कपड़ा साफ ना हो जाए। इसका भी हमें ध्यान रहा है, कपड़ा साफ होने के बाद में हम फालतू मेहनत करेंगे भी नहीं। आगे है मशीन से धुलाई। मशीन से धुलाई यानी कि आजकल वॉशिंग मशीन का उपयोग भी धुलाई के लिए हम कर रहे हैं। और मशीनें भी अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे कि स्वचालित है, अर्धचालित है और गैर स्वचालित है। ये मशीनें बाज़ार में उपलब्ध होती है। जो स्वचालित वॉशिंग मशीन होती है इसका लाभ ये रहता है कि इसमें एक स्पिनर लगा हुआ होता है, और ये जो एक स्पिनर है वह धुलाई का सारा काम यही कर लेता है, और धुलाई के पश्चात बस कपड़ों को निचोड़ना भी ये काम कर लेता है कि धो तो रही है, साथ में निचो भी देगा और सुखा भी देगा। एक बार के लिए उन्हें सुखाना ही शेष रह जाता है, हवा दिखाना ही शेष रह जाता है, जिससे मशीन का जब प्रयोग आरंभ करने से पूर्व जो अनुदेश उस पर दिए गए हैं, यानी मशीन पे जो अनुदेश दिए गए हैं उन्हें भी आपको सावधानी पूर्वक पढ़ लेना चाहिए कि एक बार में आप कितने कपड़ों को धो सकते हो, कितना पानी उसमें डालना है, कितना डिटर्जेंट डालना है, ये सब बातें आपको देखनी होगी मशीन का उपयोग करते समय भी। इसके साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप सफ़ेद सूती वस्त्रों के साथ में रंगीन वस्त्रों को नहीं डालेंगे, क्योंकि रंगीन वस्त्र सफ़ेद सूती वस्त्र पर दाग धब्बे भी लगा सकते हैं। फिर है खंगालना। तो अभी हमने पढ़ा है 2 चरण, अब बात करते हैं तीसरे चरण जिसका नाम है खंगालना। यानी कि आपने जब धो लिया है तो अब कपड़ों को खंगालना होगा पानी में से, जिसमें क्या किया है, धोए गए कपड़ों को कम से कम 3 बार या अधिक बार पानी से खंगालना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, उसमें जो डिटर्जेंट है, जो साबुन है, वह पानी में घुलकर बाहर निकल जाएगा और कपड़ों की सतह को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसलिए खंगालना ज़रूरी होता है, जिससे बचा हुआ डिटर्जेंट जो है वह कपड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर है परिसज्जा। परिसज्जा यानी कि अभी आपने 3 चरण पढ़े हैं धुलाई प्रक्रिया के, और है चौथा चरण, यानी कि जब आपने कपड़ों को खंगाल लिया है उसके बाद में चौथा चरण जो कि है परिसज्जा। ये क्या है परिसज्जा, यानी कि ऊपरी सजावट क्या है। ऊपरी सजावट के लिए कहेंगे जैसे कि सफ़ेद सूती वस्त्र है तो नील देना होगा, या फिर सफ़ेद वस्त्र है ज़रूरी नहीं हम नील दें, उस पर चमक भी लाना ज़रूरी होता है, यानी कि उसे विरंजित भी किया जा सकता है। इसके अलावा सफ़ेद सूती वस्त्र अगर है तो उस पर मांड भी दी जाती है, यानी उसे कड़क भी किया जाता है। तो इसके लिए आपके पास कुछ कपड़ों को सुखाने के लिए पूर्व कुछ परिसज्जा वाले एजेंट होते हैं। अब ये परिसज्जा वाले एजेंट कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं जैसे चमक लाने वाले और कड़क करने वाले। तो इन अभिकर्मों का आपने उपयोग में लिया है। फिर ये जो मांड है या नील है, ये दोनों ही तत्व सूती कपड़ों की परिसज्जा के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। जो रेशमी कपड़े होते हैं उनके लिए भिन्न प्रकार के स्टार्च का प्रयोग किया जाता है। मांड का उपयोग और नील का उपयोग तो सफ़ेद सूती वस्त्र के लिए किया है, जबकि रेशमी के लिए आपने भिन्न प्रकार के मांड का उपयोग किया है। और इस स्टार्च को गम अरेबिक
कहते हैं। तो आपने जो रेशमी वस्त्र के लिए काम में लिया है तो वो क्या कहलाएगा, गम अरेबिक। और इसी प्रकार सफ़ेद वस्त्रों में चमक लाने के लिए भी नील तथा चमकदार एजेंट का उपयोग आपने किया है। केवल नील ही चमक नहीं लाती है, चमकदार एजेंट यानी विरंजक भी काम में लिया जाता है उसे चमकदार बनाने के लिए। फिर है सुखाना। अब आपने जब धो लिया है, खंगाल लिया है, उस पर जो परिसज्जा देनी थी वो आपने कर लिया है, उसके बाद में है उसको सुखाना। तो अधिकतर क्या किया जाता है, कपड़ों को धोने के बाद में खुली हवा में धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि जो धूप होती है अपने आप में अच्छी होती है और अच्छा भी संक्रमित करने वाला जो पदार्थ है उसके रूप में काम करती है। तो सबसे पहले जब आप सुखाने की बात करेंगे तो कपड़ों को मुख्य रूप से बाहर खुली हवा और धूप में सुखाएंगे, और कपड़े यदि रंगीन है तो उन्हें उल्टा करके सुखाएंगे और ज़्यादा समय के लिए नहीं सुखाएंगे। और यह तरीका जो है वह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, पर्यावरण को भी इससे कोई नुकसान नहीं है, और साथ में जो सूर्य का प्रकाश है वह कीटाणुओं को भी नष्ट कर देता है, इसलिए भी धूप में सुखाना ज़रूरी होता है। फिर है इस्त्री करना। इस्त्री करना या फिर स्टीम प्रेसिंग करना और तह लगाना। तो कपड़े जो आपने धो लिए हैं, सुखा लिए हैं, उसके बाद में आपने क्या करना है, उस पर इस्त्री करके और तह लगाकर हमें रखना है। तो कपड़ों को सुंदर रूप प्रदान करने के लिए इस प्रक्रिया को आपने काम में लिया है, इस्त्री करने को, और फिर संभाल कर रखेंगे आप। जब आपने इस्त्री कर ली है, उसकी तह लगा ली है, फिर आप उसको संभाल कर रखेंगे। अगर संभाल कर नहीं रखेंगे तो उसकी इस्त्री खराब हो जाएगी या फिर वो कपड़े वापस से गंदे हो जाएंगे, जिससे हमें दोबारा से उन्हें धोना पड़ेगा, या जब हम उन्हें काम में लेने गए और कपड़ा हमें सही रूप में नहीं मिलेगा, इसलिए हम उन्हें संभाल कर ठीक से रखेंगे। इसके लिए नमी युक्त कपड़ों को संभाल कर नहीं रख सकते। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उन्हें धोकर ठीक से सुखाएंगे और इस्त्री करके ही उन्हें रखेंगे। अगर आपने नमी युक्त कपड़ों को रख लिया है तो फफूंद और विषाणु उस पर विकसित हो जाएंगे। इसलिए कपड़ों को अलमारी या बॉक्स में तभी रखेंगे जब वह पूरी तरह से सूख जाएंगे। तो यहाँ हमने धुलाई की प्रक्रिया की विभिन्न चरणों की हमने बात की है। आगे हम देखेंगे कि जो विशेष प्रकार के वस्त्र हैं उनकी धुलाई कैसे करनी है। तो जिसमें सबसे पहले बात करेंगे सूती कपड़े की धुलाई की। सूती कपड़े की धुलाई के अलग अलग चरण हमने पढ़ लिए हैं, लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं विशेष प्रकार के कपड़ों की धुलाई की। तो चरण तो लगभग ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कपड़े के अनुसार परिवर्तन होगा। जैसे हम बात करेंगे सबसे पहले भिगोने की। तो इसमें हमने क्या किया है, कपड़े को, जो भी कपड़ा है उसे आधे घंटे के लिए डिटर्जेंट में भिगो कर रखा है। तो वही हमने यहाँ पर किया है कि सफ़ेद रंग के सूती कपड़ों को भिगो कर रखेंगे, ताकि उसमें जो लगे हुए चिपके हुए मैल जो है वह नरम हो जाएगा, और उन्हें मुख्य रूप से गुनगुने या गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो कर रखेंगे। आधे घंटे से ज़्यादा के लिए नहीं भिगो कर रखेंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, कपड़ा जो होता है वह कमज़ोर हो जाता है और जल्दी से वहाँ से फट भी सकता है। फिर आगे इसके दो कारण क्या है, एक तो उन्हें लंबे समय के लिए गर्म पानी या साबुन डिटर्जेंट में भिगो कर रखना पड़ेगा, और दूसरा अधिक गंदे कपड़ों से निकला मैल जो होगा वह कम गंदे कपड़ों में चिपक जाएगा। इसलिए आधे घंटे से ज़्यादा समय के लिए हमें नहीं भिगोना है उनको, और उन्हें गंदा भी कर देगा। और भिगोकर कपड़ों को साफ़ करना काफ़ी आसान भी हो जाता है, इसलिए भी हम कपड़े को भिगो कर रख रहे हैं। फिर आगे पढ़ेंगे धोना। जैसे कि वहाँ हमने पढ़ा था जब धुलाई प्रक्रिया में कि भिगो कर आपने रखा है, फिर उसके बाद में धोया है। धोने की अलग अलग प्रक्रिया हमने पढ़ी थी, मसल कर धोना, ब्रश से रगड़ कर धोना, हाथ से मल के धोना, हाथ से रगड़ना। तो वो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, तो वहाँ पर हमने अलग अलग पद्धतियाँ पढ़ी थी। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं सफ़ेद सूती वस्त्र पर से धुलाई किस प्रकार से की जाएगी, उन्हें किस प्रकार से धोया जाएगा। तो सफ़ेद सूती कपड़ों को साबुन डिटर्जेंट के घोल में डुबोकर अधिक गंदे भाग पर अतिरिक्त साबुन लगाकर उसे रगड़ेंगे। फिर हल्के भार के तथा कम गंदे सूती कपड़े को मसले तथा निचोड़े की प्रक्रिया से धोएंगे, और बड़े भारी कपड़ों को थापी का प्रयोग करके, थापी का प्रयोग किया था ना, एक हाथ से हमने थापी दी थी और एक हाथ से कपड़े को पलटा था, ये हम अध्ययन कर चुके हैं पहले भी। धोने की जो प्रक्रिया हमने जो सभी वस्त्रों की बात की थी, लेकिन यहाँ अभी हम अध्ययन कर रहे हैं सफ़ेद सूती वस्त्र का। फिर कपड़े के अधिक गंदे भाग को हाथों से व ब्रश की सहायता से हम रगड़ेंगे। फिर आगे हम अध्ययन करेंगे खंगालना। तो खंगालने के लिए आपने क्या किया है, धोए गए जो कपड़े हैं उसे कम से कम 3 बार और तब तक खंगालेंगे जब तक कि साबुन या डिटर्जेंट का जो प्रभाव है, यानी कि जब तक साबुन डिटर्जेंट उस कपड़े में से निकलता रहे, कम से कम 2-3 बार तो हमें उस कपड़े को खंगोलना ही है।
फिर जब तक उसमें से साफ पानी ना निकले तब तक उन्हें खंगोलेंगे। यदि कपड़ों को खंगाला ना गया हो तो कपड़ों में रहने वाला शेष बचा डिटर्जेंट जो होगा वह कपड़े को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए हमें उसे ठीक प्रकार से खंगालना जरूरी होता है। सूती कपड़े को अंतिम अवस्था में श्वेतन कारक की आवश्यकता होती है। श्वेतन कारक यानी कि नील की या विरंजक की आवश्यकता होती है। तो नील का प्रयोग कर सकते हैं और बाजार में ऑप्टिकल ब्राइटर जैसे रसायन भी उपलब्ध होते हैं। वो ऑप्टिकल ब्राइटर जैसे कि मैंने आपको बताया था, अलग अलग विरंजक उपस्थित होते हैं बाजार में जिन्हें हम खरीद कर सफ़ेद कपड़ों में लगा सकते हैं। इसका उपयोग सफ़ेद कपड़ों के लिए किया जा सकता है जिससे कि कपड़े चमकीले बन जाते हैं। ये रंगहीन फ्लोरेसेंट रंजक होते हैं जो पीले पड़े कपड़ों को सफ़ेदी प्रदान करते हैं और चमक प्रदान करते हैं और अस्थायी रूप से कपड़े में चमक भी उत्पन्न कर देते हैं, इसलिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। फिर है मांड लगाना। अब मांड लगाना जैसे सफ़ेद सूती वस्त्रों को कड़कपन देने के लिए मांड लगाया जाता है, तो सफ़ेद सूती वस्त्र पर मांड लगाएंगे। और एक अन्य प्रक्रिया है जिसे कपड़ों को सुखाने के लिए डालने से पूर्व ही उपयोग में लिया जाता है, यानी मांड लगाने की प्रक्रिया सुखाने के पहले हम काम में लेंगे। इसका प्रयोग सूती कपड़ों को चिकना और चमकदार तथा नया रूप प्रदान करने के लिए किया जाता है। और इसके अतिरिक्त मांड लगे कपड़े जो होते हैं वो जल्दी गंदे भी नहीं होते हैं, इसलिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है। फिर है सुखाना। अब आपने उसको धो लिया है, फिर मांड लगा दी है या फिर नील दे दिए, उसके बाद में कपड़े को आपको सुखाना होगा। सुखाने के लिए वही वाली बात है कि अगर सफ़ेद सूती वस्त्र है तो उसे धूप में हैंगर में टांग के भी सुखा सकते हैं जिससे कि वो जल्दी सूखेगा। और इसके अलावा अगर वह रंगीन वस्त्र है तो उसे धूप में नहीं सुखाएंगे, जहाँ तक हो सके छाया में ही सुखाने की कोशिश करेंगे और कपड़े को उल्टा करके सुखाएंगे। तो सुखाने के लिए खंगालने, मांड लगाने तथा नील देने के बाद में आपने कपड़ों को सुखाने के लिए डाल दिया है और कपड़े को तार पर सबसे मजबूत भाग पर ही टांगा है। धूप में सुखाए जो कपड़े होते हैं वह सूखते भी जल्दी है, जिससे क्या होगा, धूप में अधिक समय तक रखने से कारण कपड़ा जो होगा वह कमज़ोर भी हो जाता है और उसमें पीलापन भी आने लगता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि भाई धूप में सुखाया है तो ज़्यादा समय के लिए भी हमें उसे नहीं सुखाना है। अगर वह सूख गया है तो उसे उतार लेना है। ये नहीं है कि सुबह हमने कपड़े को धो के सुखा दिया धूप में, फिर शाम को गए हम उसको उतारने, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो कपड़ा होगा वह कमज़ोर हो जाएगा। फिर है इस्त्री करना। अब यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, कपड़े को धोना, उसके बाद में सुखाना। अब सुखाने के बाद में उसको इस्त्री करके तय करके रख लेंगे। सूती कपड़े पर उसी समय सबसे अच्छी तरह से इस्त्री होती है जब उसमें कुछ थोड़ी नमी रहती है, किंतु यदि उसमें मांड लगाई गई हो तो जब तक कपड़ा पूरी तरह से सूखे नहीं तब तक उस पर इस्त्री नहीं करनी चाहिए। अगर आपने गीले कपड़े पर ही इस्त्री कर दी है तो पीलापन आ जाता है कपड़े पर, इसलिए इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ ही पानी का छिड़काव देकर उस पर इस्त्री करनी चाहिए, तब इस्त्री उस पर ठीक प्रकार से हो जाती है। क्योंकि जो सूती वस्त्र हैं वह उन पर सल जल्दी पड़ जाते हैं, सिलवट जल्दी पड़ जाती है, तो उनको जब तक आप पानी का छिड़काव करके प्रेस नहीं करोगे, इस्त्री नहीं करोगे, तब तक उनकी जो सलवट है वह जल्दी से नहीं निकल पाती है। अब इन्हें एक एक करके खोलें और गर्म इस्त्री से उन पर इस्त्री करें। इन्हें संभाल कर रखने से पूर्व कुछ समय खुले में ही रहने देना चाहिए, क्योंकि उसमें आप इस्त्री करने के पहले पानी का छिड़काव कर रहे हो, फिर उसके बाद में इस्त्री कर रहे हो। तो ज़रूरी नहीं है जब आपने इस्त्री करी हो तब वस्त्र में जो नमी आई थी इस्त्री करने के पहले जब आपने पानी का छिड़काव किया था तो वह नमी पूरी तरह से चली गई हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए उन्हें कुछ समय के लिए खुले में ही रखना चाहिए, उसके बाद में उनकी तय करके हम रख सकते हैं। फिर है संभाल कर रखना। ध्यान रहे कि जो भी सूती कपड़े होते हैं उनमें फफूंद जल्दी लग जाती है, इसलिए हमें क्या करना है, ठीक से उन्हें सुखाना भी है, इस्त्री भी करना है ताकि उसमें नमी ना रहे। उसके बाद ही उन्हें पूरी तरह से सूखने के बाद में ही उन्हें संभाल कर रखना होगा। तो यहाँ हमने अध्ययन किया है कि सूती वस्त्रों की किस प्रकार से धुलाई की जाएगी। आगे हम अध्ययन करेंगे रंगीन वस्त्रों की किस प्रकार से धुलाई की जाए। तो यहाँ बात कर रहे हैं रंगीन वस्त्रों की धुलाई की। तो यहाँ हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है कि यदि किसी सूती कपड़े का रंग निकलता हो तो इसे भिगोकर हमें नहीं रखना है, क्योंकि रंग निकलता है, भिगोकर रखेंगे तो रंग लगभग निकलता ही रहेगा। फिर उन्हें धोने के लिए हल्के या न्यूट्रल साबुन को ही काम में लेना है, क्योंकि आप कठोर साबुन का उपयोग करोगे तो रंग ज़्यादा निकलेगा। और उनको धोने के लिए मसलने व निचोड़ने की पद्धति का उपयोग करना है, ब्रश से घिसना नहीं है और थापी देकर नहीं धोना है, मसल कर नहीं धोना है, हल्के हाथों से ही उनको धोना है यहाँ पर। फिर
कपड़े को अच्छी तरह से निचोड़ेंगे और अंतिम बारी में कपड़ों को उल्टा करके ही मांड लगाना है। रंगीन वस्त्र की बात कर रहे हैं। फिर उन्हें छाया में ही सुखाएंगे, क्योंकि रंगीन वस्त्र है, धूप में सुखाने से रंग हल्का हो सकता है। जब कपड़े में कुछ नमी रह जाती है तभी उस पर इस्त्री करेंगे। फिर इस्त्री करने के पश्चात जब वह पूरी तरह से सूख जाएंगे उसके बाद ही उसकी तय कर संभाल कर हम रखेंगे। तो यहाँ हमने अभी तक बात की है किस प्रकार से रंगीन वस्त्र को आपने धोया है और उसको संभाल कर रखा है। फिर है कृत्रिम वस्त्र। कृत्रिम कपड़ों की किस प्रकार से आप धुलाई करेंगे। तो कृत्रिम वस्त्र की धुलाई की अगर हम बात करते हैं तो ये जान लें कि कृत्रिम वस्त्र होते कौन कौन से हैं। नायलॉन है, पॉलिएस्टर है और एक्रिलिक है। ये जो कपड़े होंगे वह सब कृत्रिम कपड़े ही हैं। इसलिए इन्हें कृत्रिम कपड़ों की धुलाई भिन्न प्रकार से की जाएगी, क्योंकि इनके प्रकृति अलग होती है। इसके लिए गुनगुने या ठंडे पानी का उपयोग हम कर रहे हैं और गर्म पानी का उपयोग नहीं करेंगे। गर्म पानी का उपयोग क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इससे बने कपड़े बहुत बुरी तरह से सिलवटें पड़ जाती है। यह हमें ध्यान रखना है गर्म कपड़े का। आगे इनकी धुलाई के समय कोई अच्छा साबुन ही प्रयोग में लेंगे और हल्के हाथों से ही दबाव डालते हुए रगड़ते हुए उन्हें साफ करेंगे। साबुन को पूरी तरह से निकालने के लिए ठंडे पानी में अच्छी तरह से घोलेंगे। फिर सिलवटों से बचने के लिए उन्हें कसकर नहीं निचोड़ेंगे, यानी कि अगर आपने कसकर निचोड़ा है तो उस पर सलवटें आ जाएंगी, जिसे इस्त्री से निकालना भी लगभग मुश्किल होता है, क्योंकि अधिक ताप का उपयोग हम कृत्रिम वस्त्रों पर नहीं कर सकते हैं। फिर है इन्हें मुख्य रूप से हैंगर में ही सुखाएंगे। इससे कपड़ों के मूल आकार को बनाए रखने में भी मदद मिलती है और इसके अलावा जो सलवटें होती हैं कुछ वस्त्रों पर सलवटें टांग कर रखने से भी निकल जाती हैं। सूखने के पश्चात यदि आवश्यक हो तो कपड़ों पर कम गरम प्रेस ही करनी चाहिए और पूरी तरह सूखने के पश्चात इन्हें संभाल कर रखना चाहिए। कम गरम प्रेस क्यों करेंगे यह हम जानते ही हैं, क्योंकि ये जो वस्त्र होते हैं वह ताप के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। फिर रेशमी वस्त्रों की बात कर रहे हैं यहाँ धुलाई की। तो रेशमी वस्त्रों को गुनगुने या ठंडे पानी में एक अच्छे हल्के साबुन का प्रयोग करके इन्हें धोना चाहिए और इन्हें धोते समय हल्का दबाव डालेंगे और हल्के हाथ से ही इन्हें धोना चाहिए, क्योंकि जो रेशमी कपड़े होते हैं वह नाजुक और कोमल प्रकृति के होते हैं। इन्हें भिगोकर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। भिगोकर रखना जो कि हमने धुलाई की प्रक्रिया में सबसे पहली चरण के बारे में हमने अध्ययन किया था, लेकिन यहाँ जब हम रेशम की बात कर रहे हैं तो यहाँ इन्हें भिगोकर रखने की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे देखें कि साबुन को पूरी तरह से निकालने के लिए अच्छी तरह से खंगाल लेना चाहिए। इनमें मांड लगाएं। मांड की भी हमने बात पहले कर रही है कि मांड जो सिल्क के कपड़े होते हैं, रेशम के वस्त्र होते हैं, उनके लिए गम अरेबिक काम में लिया जाता है और इनको सुखाने के लिए छाया में ही सुखाया जाता है। जब कपड़े हल्के सूख जाते हैं और उनमें कुछ नमी रह जाती है तो उन्हें निकाल लेना चाहिए और उस पर हल्की गर्म इस्त्री ही करनी चाहिए, क्योंकि बात हम कर ही चुके हैं कि रेशम जो होता है वह नाजुक और कोमल प्रकृति के इसके वस्त्र होते हैं। अब इन्हें पूरी तरह से सूखने के पश्चात ही मुख्य रूप से हैंगर में लटका कर रखा जाता है, तय करके नहीं रखा जाता है। फिर हम बात करें ऊनी कपड़ों की धुलाई की। अब ऊन जो है वह सिकुड़ जाता है या फैल जाता है अगर हम उसे सुखाते हैं, इसलिए जब भी इनकी कपड़ों की धुलाई की बात की जाती है तो सबसे पहले इनकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए कागज़ पर कि इनकी आकृति कैसी है। तो कागज़ पर रखकर इनकी रूपरेखा हम सबसे पहले बनाएंगे। तो रूपरेखा आपने कागज़ पर बनाई है, उसके बाद में गुनगुने पानी में हल्के अल्कलाइन साबुन या डिटर्जेंट को अच्छी तरह से घोलकर इनको भिगोया है और इनकी धुलाई के लिए मसलने व निचोड़ने की पद्धति आपने काम में ली है। जैसे हमने धुलाई की अलग अलग पद्धतियों की बात की थी, तो यहाँ पर हमने मसलने व निचोड़ने वाली पद्धति का उपयोग किया है ऊनी वस्त्र को धोने के लिए। इन्हें अच्छी तरह से खंगाल लेंगे धोने के बाद में, और बुनाई वाले जो कपड़ा है उसे वापस से वो कागज़ पर हमने रूपरेखा बनाई थी ना, उसी पर हम सुखाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि जो कपड़ा है अपने आकार में रहे, अपनी आकृति में रहे, वह फैले नहीं। इन्हें धुलाई के पूर्व कागज़ पर जो हमने बनाई थी रूपरेखा उसी पर सपाट सतह पर सुखाना चाहिए और यदि आवश्यकता हो तो इस पर स्टीम प्रेस करनी चाहिए। स्टीम प्रेस होती है ना, जिसे भाप के द्वारा प्रेस की जाती है, वो वाली प्रेस हम यहाँ उपयोग में ले सकते हैं। फिर अब पूरी तरह से सूखने के पश्चात इन्हें एक शुष्क स्थान पर हैंगर में या सपाट सतह पर
कपूर की गोलियों या ओडोनिल की गोलियों के साथ में संभाल कर रखा जाना चाहिए, जिससे कि क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऊनी वस्त्रों की जो कि दीर्घ काल तक यानी कि लंबे समय तक कम से कम 5-6 महीने के लिए हम उन्हें संरक्षित या सुरक्षित रखते हैं, इसलिए इन गोलियों को हम काम में ले रहे हैं, कपूर की गोलियों को और ओडोनिल की गोलियों को, ताकि उस पर जीवाणु कीटाणु पैदा ना हो और उनमें किसी तरह की दुर्गंध उत्पन्न ना हो। आगे इस्त्री करने के लिए सामान्य सुझाव। तो हमने वस्त्रों की धुलाई की अलग अलग प्रक्रियाओं के लिए बात की है, अलग अलग पद्धतियों को हमने जान लिया है। अब उसके बाद में जब धुलाई हो गई है वस्त्र की, तब हमें क्या करना है, उसको सुखाना होता है और उसके बाद में उस पर इस्त्री करनी होती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इस्त्री करने के लिए कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ये हम यहाँ अध्ययन करेंगे। कि इस्त्री करते समय थोड़ा पानी अपने पास ही रखेंगे। पास क्यों रखें, जैसे कि हमने बात की थी कि जो सफ़ेद सूती वस्त्र होंगे या सूती वस्त्र होंगे या रंगीन सूती वस्त्र होंगे, उन पर कुछ पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे कि वो कपड़े जो होंगे थोड़े नरम हो जाएंगे और उस पर जब प्रेस की जाएगी तो सलवट जो उस पर डली हुई होगी वह आसानी से निकल जाएगी। यहाँ यही बात की गई है कि सूती और लिनन के जो कपड़े होते हैं इनमें इस्त्री करने के पहले पानी का छिड़काव किया जाएगा, जिससे क्या होगा, परिणाम जो होंगे वह अच्छे प्राप्त होंगे। फिर बाजुओं, कॉलरों, लेस आदि को पहले इस्त्री करेंगे, इन्हें पहले इस्त्री करेंगे वस्त्र के अन्य भाग की तुलना में। फिर कपड़ों के लेस, बटन, हुक व एम्ब्रॉयडरी वाले भाग को भीतरी ओर से इस्त्री करनी चाहिए। ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जो एम्ब्रॉयडरी होगी वह उभरेगी और सुंदर दिखेगी और इससे वह टूटेगी भी नहीं और पिघलेगी भी नहीं। अगर आप पीछे की तरफ से कपड़े के उल्टी तरफ से अगर आपने इस्त्री की है तो वह टूटेगी भी नहीं, या फिर प्लास्टिक के कुछ बटन अगर लगे हुए हैं तो उन पर भी अगर इस्त्री की जाएगी तो वह पिघलेंगे भी नहीं। फिर कपड़े को उसकी लंबाई में इस्त्री करनी चाहिए, क्योंकि इस दिशा में उसके रेशे मजबूत होते हैं। फिर हम पढ़ें कि कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना है इस्त्री करते समय, इसका हम अध्ययन यहीं पर कर रहे हैं। इसके अलावा हमें तापमान का भी ध्यान रखना है, ये भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तापमान का ध्यान रखना, तापमान का ध्यान रखने के पूर्व हम कपड़े पर अगर कोई लेबल लगा हुआ है तो हम पहले उसका अध्ययन करेंगे। अगर वस्त्र पर लेबल नहीं लगा हुआ है तब भी वस्त्र की प्रकृति तो हम जानते हैं कि वह ऊनी है या रेशम है या सूती है या फिर रेयॉन है। इस प्रकृति को देखते हुए ही हमें तापमान प्रेस का उस अनुसार रखना होगा। जैसे कि हम बात करें ऊनी, रेशमी, पॉलिएस्टर, नायलॉन के कपड़ों की, तो ये जो अगर कपड़े होंगे तो तापमान हमें हल्का गर्म ही रखना होगा और 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही तापमान को रखना होगा। उसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे सूती और रेयॉन की, तो हम तापमान गर्म यानी कि 180 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख सकते हैं। और हम बात करेंगे सूती और लिनन की, तो यहाँ हम तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक यानी कि अति गर्म तक भी रख सकते हैं। तो ये सब बातें हमें ध्यान रखनी है वस्त्रों की इस्त्री करते समय। तो आज बच्चों हमने पढ़ा है कि धुलाई की कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती है। विशेष वस्त्र जो होते हैं जैसे सूती वस्त्र है, रंगीन वस्त्र है, रेशम के वस्त्र हैं, ऊन के वस्त्र हैं, इनकी धुलाई की प्रक्रिया क्या होती है, इसका अध्ययन हमने आज इस भाग में, इस अध्याय के इस भाग में किया है। तो यही हमारा पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।